हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आपका एस के चौधरी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। वीपीटी सिद्धांत है। एक वीडियो पर वीपीटी सिद्धांत पर पहले भी देख चुके हैं और आज मैं आपके लिए वीपीटी सिद्धांत पर दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें अपन और कुछ एग्जांपल्स को हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का अपना जो एग्जाम्पल है वो ये देखिए, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है CONH3 का होल 6 + 3। हल करने का प्रोसीजर वही रहेगा। सबसे पहले केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो ये मैंने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d7 4s2। ओके, फिर उसके बाद में आपका कार्य होता है, देखो 3 बार तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। पहले केंद्रीय धातु का, फिर ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार, फिर लिगेंड के अनुसार। तो पहले मैंने केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप आप इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। तो कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लेना। ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3 के अनुरूप में 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता हूं। 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकाल दिए तो ये खाली हो गया 4s। 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकलेगा तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ध्यान ये रखना है आपको, यहाँ पर लिखते टाइम पर आप 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मत निकाल देना। 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो पहले यहां से निकलेगा, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो वाला निकलेगा। अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया, मान लीजिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो 2 और 1 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने, तो ये गलत हो गया है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पहले जो युग्मित है उनमें से निकलेगा, यानी यहां से निकलेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद में लिगेंड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिगेंड को चेक करते हैं अपना। एमीन लिगेंड, यह है एक प्रबल क्षेत्र का लिगेंड होता है। तो यहां पर आप लाइन लिखेंगे कि NH3 एक प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, अतः यह CO+3 के 3d कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका सबका युग्मन कर देगा। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉनों को देखिए युग्मित करके और मात्र 3 ही कक्षकों में इस तरह से समायोजित कर देगा, सेट कर देगा। केवल 3 कक्षकों में आ गए। अब आपको इसमें करवाना है संकरण। तो संकरण के लिए देखो अपने को कितने खाली कक्षक चाहिए, 6 खाली कक्षकों की जरूरत होगी। तो यहां से आप कक्षक काउंट करेंगे 1 2 2 तो अपने को यहीं पर मिल गए 3d कक्षक में। उसके बाद में एक मिल गया 4s, 2 और 1 3, बाकी के 3 अपन ले लेंगे 4p में से। ये लीजिए, ये अपने हो गए कंप्लीट 6 खाली कक्षक हो गए। इनमें अपन करवा देंगे संकरण। तो देखिए कौन सा संकरण हो गया है। सबसे पहले आपने लिए d कक्षक यानी d2, उसके बाद में आपने लिया s और फिर ले लिया आपने 3p कक्षक, यानी संकरण का नाम हो जाएगा D2sp3 संकरण। D2sp3 संकरण हो गया। और इसको आप आंतरिक कक्षक या निम्न चक्रण संकुल बोल सकते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हैं आंतरिक कक्षक या बोल सकते हैं आप इसको निम्न चक्रण। ये देखिए क्या होता है, जब संकरण आप करवाएंगे तो देखिए सबसे पहले 3d कक्षक है, 3d के बाद में 4s के बाद में आपको खाली कक्षक मिलेगा 4p, और 4p के बाद में आपको खाली कक्षक मिलेगा 4d। d कक्षक 2 जगह मिलेंगे आपको, 3d और लास्ट में 4d। समझ गए। अब संकरण करवाते टाइम पर आपको हो सकता है इन d कक्षकों का प्रयोग करना पड़े, या हो सकता है कि लास्ट वाले 4d का प्रयोग करना पड़े। समझ गए। अगर आप अंदर वाले d का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे इनमें अंदर वाले d का प्रयोग हुआ है, D2sp3 संकरण हो गया, और यहीं पर अगर अपने ये d कक्षक खाली नहीं मिलते तो अपन बाहर वाले d का प्रयोग करते, यानी यहां एक कक्षक 3 यहां से लेते हैं, फिर 2 यहां से लेने पड़ते, तो वो संकरण हो जाता sp3d2। तो D2sp3 और sp3d2 संकरण में अंतर समझ गए होंगे आप। D2 का मतलब अपन ने आंतरिक d कक्षकों का प्रयोग किया है संकरण, और लास्ट में D2 आने का मतलब अपन ने बाह्य d कक्षकों का प्रयोग किया है। अगर आप अंदर वाले d कक्षकों का प्रयोग करते हैं संकरण में, यानी D2sp3 संकरण होता है, तो उस संकुल को आप आंतरिक कक्षक या निम्न चक्रण संकुल बोल सकते हैं। और अगर बाहर वाले d कक्षकों का प्रयोग होता है तो उसको बाह्य कक्षक, आंतरिक की बजाय बोल देंगे बाह्य कक्षक संकुल, या निम्न चक्रण संकुल की बजाय उसको बोल देंगे उच्च चक्रण संकुल। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहां पर अपने एक नई चीज और पढ़ ली कि d कक्षक आप कौन से काम में ले रहे हैं, अंदर वाले या बाहर वाले। समझ गए। अब देखिए संकरण हो गया कंप्लीट, 6 D2sp3 संकरण हो गया 6 काली कक्षकों में।
तो संकरण के अकॉर्डिंग आप इसकी ज्यामिति को तय कर सकते हैं। क्योंकि D2sp3 संकरण हुआ है इसलिए इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी होगी, अष्टफलकीय इसकी ज्यामिति हो चुकी है और ये आंतरिक कक्षक या निम्न चक्रण संकुल बना है, D2sp3 संकरण हुआ है। और इसके चुंबकीय गुणों के बारे में और बता देते हैं, इसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो चुके हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि ये एक प्रतिचुंबकीय संकुल है। ये एग्जांपल हो गया कंप्लीट। इसके बाद में कोबाल्ट धातु का ही एक और नेक्स्ट एग्जांपल है। अगला एग्जांपल COF6-3 कोबाल्टी धातु है, इसमें भी ये एग्जांपल लिया अपन ने। तो सबसे पहले आप कोबाल्ट धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक वही होगा 3d7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पर जो कोबाल्ट धातु है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, तो मैं कोबाल्ट +3 का विन्यास लिख देता हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 तो मैंने ये निकाल दिया, इसको खाली कर दिया, और एक ये युग्मित इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये हो गया कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6। उसके बाद में लिगेंड के अनुरूप, तो यहाँ पर अपना लिगेंड है F- फ्लोरो लिगेंड है। तो ये प्रबल क्षेत्र के लिगेंडों में तो नहीं आया था, इसका मतलब ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। और अगर दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है तो अपने को कोई परिवर्तन नहीं करने हैं, यहाँ पर विन्यास ही रखना है। अब अपन इसमें करवाएंगे संकरण। अपने को खाली कक्षक चाहिए टोटल 6 खाली कक्षकों की जरूरत है। तो आप यहां से देखिए, ये आपको सबसे पहला खाली कक्षक मिल गया, ये खाली नहीं है, यहां से मिलेगा। तो एक तो आप ये ले लेंगे 4s, ये 4s कक्षक है। उसके बाद में आप 3 ले लेंगे 4p में से, 1 2 3 और 4 हो गए। बाकी के आप बच गए वो तो आगे 4d खाली कक्षक बहुत पड़े, तो ये 2 आप ले लेंगे 4d में से, और ये हो जाएगा इनमें संकरण। कौन सा संकरण हो गया, s, 3 ले लिया आपने p, और 2 लिए हैं मैंने आगे से d, तो sp3d2 संकरण हो गया, sp3d2 संकरण। ये अपने को करवाना। sp3d2 संकरण हो गया तो संकरण के अनुसार आप इसको बता देंगे कि इसकी जो ज्यामिति है वो अष्टफलकीय, अष्टफलकीय ज्यामिति बनाई देंगे आप। इस प्रकार से बनाते हैं अष्टफलकीय ज्यामिति। ये कोबाल्ट धातु हो गई, और ये इस तरह से आपको 6 लिगेंड जोड़ दिए। ये एक बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल बना है, क्योंकि आपने बाहर वाले डी कक्षक काम में ले लिए, अंदर वाले नहीं लिए काम में। इस बार बाहर वाले डी कक्षकों पर गए तो ये बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण संकुल, संकरण हो गया, ज्यामिति हो गई, किस प्रकार का संकुल है। अब बच गए इसके चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण देखिए, इसमें यहां पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए 4, इसका मतलब ये अनुचुंबकीय होगा। इसके चुंबकीय गुण कैसे होंगे, यह है अनुचुंबकीय होगा। और आप इसके चुंबकीय गुणों में द्विध्रुव आघूर्ण का मापन भी कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था कि किसी भी स्पीशीज का द्विध्रुव आघूर्ण म्यू ज्ञात करने का सूत्र ये होता है n × n+2 का अंडर रूट, ये सूत्र होता है। और n होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस संकुल में अपने को देखिए टोटल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ये वैल्यू आप इस सूत्र में रख करके और द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय गुण बताने के साथ साथ द्विध्रुव आघूर्ण भी बता सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने कोबाल्ट धातु के 2 एग्जाम्पल और देखे हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई एग्जाम्पल ऐसा लग रहा है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल करके आप पूछ सकते हैं। निश्चित ही आपको वो भी समझाया जाएगा कि उसको किस प्रकार से सोल्व करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।